अजीम मुज़फ़्फ़र एम संजय कुमार। अजीम मुज़फ़्फ़र जनाब एम संजय कुमार की ज़िंदगी के झरोखों से जानकर देखें तो आप जी की पैदाइश 15 जुलाई 1972 झांसी उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में। आपके वालिद साहब स्वर्गीय श्री मथुरा प्रसाद जी और स्वर्गीय माता श्रीमती सोना देवी। परिवार में 3 भाई और 4 बहनें हैं। परिवार में पहले व्यक्ति थे जो फनकार बने। रवि, तुम बहुत अरसे से हो, इसके कुछ इतिहास के बारे में बता, किन किन कलाकारों ने यहाँ कार्य किया? मैं यहाँ 85 से हूँ, सन 85 से। आइए बैठिए बैठिए। चाय नहीं चाय नहीं बैठिए आप। तो रवि 85 से हैं हम यहाँ। बहुत सीनियर आर्टिस्ट आए और गए। जो कलाकार का अखाड़ा कहा जाता है वो बहुत बढ़िया अखाड़ा है यहाँ धुरंधर, किशन खन्ना, हेमंत शाह, जी.आर. संतोष, दीक्षित, एस.आर. भूषण, शंकुदा, चड्ढा जी, सुरेंद्र चड्ढा, वेद नैयर, लतिका कट, मिलानी मुखर्जी, अर्पणा कौर, बुलबुल शर्मा, मोहित सरोजपाल, उमेश वर्मा, जगदीश चंदर, मंजीत बाबा जैसे इंसान कोई पैदा नहीं हुआ। अरे बाबा, कलाकार में ना एवन स्टोव में हवा भर के चाय बना के वो ले आते थे। रवि ये पैसे पकड़ते रहे। अच्छा रवि क्या में चाय बन गई बाबा की। और ये चाय भी तो गजब की चाय है यार। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिंट की चाय है। नहीं, यहाँ कलाकारों का ना जो भी आर्टिस्ट आए, तो ये चाय याद करके आता हूँ पी के जाना। जो भी पूरे हिंदुस्तान के आर्टिस्ट यहाँ एक शो हुआ था। ये इंटरनेशनल घड़ी है। और अपना अमिताभ बम्बई, अशोक प्रजापति रहा, ब्रिजमोहन शर्मा रहा, ये चुनिंदा लोग रहे ना। जनाब एम संजय कुमार जी जिंदगी भर मुज़फ़्फ़री को साथ लेकर चलते रहे और फन की मंदिर में एक फरियादी बने रहे। फन की देवी ने भी वो सब कुछ इनको बख्शा जिसके जे मुतामिन थे। एम संजय कुमार जी की जिंदगी की होड़ में हमेशा 4 कदम वो आगे चलने वाले शख्स। इस शख्स ने फन को अगर फ़र्क बख्शा तो फन की देवी ने इन्हें शोहरत इज्जत से निवाजा। इनका शुमार हमेशा कलाकारों की भीड़ से अलग और एक अनोखे इंतहाई तख्ले की फनकार की हैसियत से होता रहा। इन्हें बचपन से ही मुज़फ़्फ़री से बेहद लगाव था। यही अदाकारी और कलाकारी इनको स्कूल टीचर की प्रशंसा और इनके सहपाठियों की प्रशंसा ने इनको और नज़दीकी से देखने का व छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना शुरू कर दिया और वही इनका रुझान मुज़फ़्फ़री की ओर बढ़ा। यहीं से इनके अंदर वो फनी साहलियत की कोमलता पकतियाँ जिसने आगे चलकर एक अजीब व शान दरख्त का रूप धारण कर लिया और फन की राह पर चलने वाले सैकड़े मुसाफिरों को अपने साथ में ले लिया। जनाब एम संजय कुमार ने मुज़फ़्फ़री को हुनर की बारीकियों को अच्छी तरह सीखने के बाद इन्हें अपना कार्य अपने स्टूडियो में करना शुरू कर दिया और कई हजारों नौजवानों को कला की राह दिखाने का कार्य करना शुरू कर दिया। आज वे फ्रीलांस कलाकार की ज़िंदगी बिता रहे हैं और कई युवा कलाकारों को सिखा भी रहे हैं। आइए जानते हैं एम संजय कुमार क्या कहते हैं 2 सीधी बात में अपनी जीवन यात्रा के बारे में। हेलो, और कुछ
और क्या चल रहा है आगे? बस आपसे मिलने आ गए आप। कौशल को हमारे एक जो भी मेरे स्टूडियो में आता है हाँ। तो मेरा एक प्रयास रहता है कला और कलाकार को प्रमोट करने का, और आपके बहुत पुराने मित्र हैं। कौशल जी तो बहुत महान है, हमारे साथ ही एक साथ जर्नी किया था हमने शुरू, हाँ। और आज भी फील्ड में कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, और फील्ड में कहीं कहीं बड़े बड़ों को मार दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम इतना। तो आज आपसे 2 सीधी बात है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है कला और कलाकार को प्रमोट करना, जिससे हम पैसा नहीं कमाते, फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई लाइक करे ना करे, सब्सक्राइब लाइक ना करे तो सब अपना काम हमारा है कि शेयर जरूर करें। बिल्कुल ठीक, तो आज हो जाए एक। बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के बावजूद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी महान हस्ती से, जिन्होंने ज़िंदगी में किसी न किसी सूबे में एक खास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वैसे ही कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं इस बार स्टूडियो में। संजय कुमार जी, 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। संजय जी, आपके कब जहन में आया कि आपको कलाकार ही बनना है, और आपने कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कलाकार बनने की? स्टार्टिंग तो बहुत बचपन में ही, जब स्कूल में था 3rd 4th क्लास में, तभी पता लग गया था कि लोग ड्राइंग एप्रिसिएशन करते थे मेरी काफ़ी। फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा कि मुझे एप्रिसिएशन अच्छा लगता था, तो मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया, और करते करते फिर ऐसे ही लोकल आर्टिस्ट के साथ थोड़ा सा लर्न किया, और फिर वो बढ़ते बढ़ते फिर जिस तरीके से कि मैं छोटे शहर एक झांसी से था, जहाँ पे आर्ट कॉलेजेस और ये सब नहीं थे उस टाइम में। तब मैंने फिर एक लोकल आर्टिस्ट से सीखा, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और फिर मैं बस ऐसी जर्नी शुरू हुई। एक बार फिर बचपन में आपको पीछे ले चलते हैं। जी परिवार में जी आपके कला का माहौल कैसा था, और कोई कलाकार था पहले, या पहले व्यक्ति थे आप जो कलाकार की जर्नी शुरू की? मैं परिवार में पहले ही व्यक्ति था, लेकिन क्या था कि मैं झांसी बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल आर्ट बुंदेलखंडी चित्रकला होती है, जो कि हमारे यहाँ शादियों में हमारे दीवारों पे और सब जगह बनाई जाती थी। तो बचपन से ही वो देख रहे थे, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। और फिर इसके बाद हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे बुंदेली आर्ट का और वॉल पेंटिंग, ये सब ओरछा में बहुत सारा था। तो ये सब देखते देखते वो धीरे धीरे डेवलप होता गया, और बस फिर धीरे धीरे स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, आपने पढ़ाई बोला कि मैं वहीं से किया, तो उस वक्त कौन से टीचर थे, वो कौन से गुरु थे जिनसे प्रेरणा मिली, जहाँ जो आपके काम को ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे? स्कूल में टीचर तो थे, एक ड्राइंग टीचर थे, उनका नाम कालीचरण था, और वो ड्राइंग क्लास करते थे। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन और मुझे अप्रिसिएशन मेरे अपने क्लास के जो समकक्ष हमारे दोस्त लोग होते थे उनसे मिलता था। तो फ्री टाइम में ऐसी स्कूल के ड्राइंग बोर्ड पे हम उस टाइम पे नोटबुक पे छप कर आते थे कुछ फिल्म के दृश्य, वो सबसे मैं उनको बोर्ड पे बड़े साइज में उनको इनलार्ज करता था। तो मेरे होम टाउन में ही एक बहुत सुप्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं श्री कालीचरण वर्मा, जो कि मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर उनके बहुत सारे कैलेंडर प्रिंट हुए और बहुत ही फेमस रहे उनके नाम से। झांसी में काफ़ी बड़े बड़े आज उद्यान पार्क भी बने हुए हैं। उन्हीं के सुपुत्र थे श्री राकेश चंद्र वर्मा, मतलब हैं, और उनके सानिध्य में मैंने फिर पेंटिंग का अपना थोड़ा स्टार्ट किया सीखना, और उनके पास काफ़ी टाइम स्पेंड करा। तो उनके पास मैंने सीखा ड्राइंग, पेंटिंग, पोर्ट्रेट करना, ये सब। तो वहाँ से ही एक
कह सकते हैं आपकी मेरी एक जर्नी शुरू 100% जर्नी ये स्टार्ट हो गया था कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ करूँगा अभी। तो धीरे धीरे करके एक जर्नी स्टार्ट हो गई। जर्नी स्टार्ट हो गई फिर। और आपको कब लगा कि मुझे बीएफए करनी चाहिए, जहाँ आर्ट कॉलेज में जाना चाहिए, जहाँ इसकी और जहाँ मजबूती जड़ें तुम्हारी मजबूत करने के लिए? तो थोड़ा सा वो टाइम थोड़ा टफ था हमारे लिए कि हम आर्ट कॉलेज के बारे में सोचें। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी थी, तो उसमें मैंने बीए स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पर आर्ट नहीं था। तो ऐसे बीए पेंटिंग एंड ड्राइंग, एमए पेंटिंग एंड ड्राइंग नहीं, ये नहीं था वहाँ। तो मतलब ऐसे जनरली बीए कर रहा था। फिर लगा नहीं, जब मुझे आर्टिस्ट बनना है तो इसमें कोई ग्रेजुएशन करना कोई मतलब का नहीं है। फिर मैंने रुक करा दिल्ली की ओर। तो दिल्ली में मतलब मेरा थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था कॉलेज, लेकिन फिर भी कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने ट्राई किया और वहाँ मेरी एक फिर से आपकी ज़्यादा थोड़ी ताज़ा कर देता हूँ। जी। जब आप दिल्ली में आए थे तो एक लड़का था संजय गोस्वामी, और मैं भी उसके घर में ही था उस वक्त। हम हाँ, दोनों हाँ। रहते थे लक्ष्मी नगर में। हाँ, तो तुम वहाँ आए थे, है ना? हाँ, एक्चुअली मेरा वो मित्र था जो कि शांति निकेतन से किया था। में बीएफए करा था, और आपका जूनियर था हाँ जी। अनिल गोस्वामी। नहीं, मेरे साथ ही था, वो मेरा से सीनियर था। अच्छा, अनिल गोस्वामी। तो अनिल गोस्वामी से मुझे एक डायरेक्शन मिला कि आर्ट कॉलेज क्या होते हैं और वहाँ किस तरीके का पढ़ाई होता है। क्योंकि उसके पहले तो मैं मतलब ऐसी रिप्रोडक्शन करना, कॉपी करना, इस तरीके के वर्क ही कर रहा था। फिर उसके थ्रू पता लगा कि आर्ट कॉलेज में मतलब जो क्रिएटिव अपना ऑन स्टाइल डेवलप करना आर्ट में, ये सब के बारे में पता लगा। लेकिन फिर मुझे इसके लिए कॉलेज की आवश्यकता थी, तो मेरे वहाँ कॉलेज था नहीं, तो ग्वालियर ट्राई किया, तो वहाँ पे कुछ एज का इशू था। फिर पता लगा कॉलेज ऑफ आर्ट के अंदर दिल्ली में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है एज लिमिटेशन की। देन फिर मैं जो आप बता रहे हैं ना कि अनिल गोस्वामी लक्ष्मी नगर में रहते, तो वो फ्रेंड था, तो मैं उसके पास आया। फिर मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म भरा। उस समय आप मैं उधर ही था, कॉलेज ऑफ आर्ट में आप थे। मैं उधर जाता था, हम लोग एक साथ में पास में रहते थे। मैं उधर ही रहता। वो तो इसीलिए बहुत साल हो गए। बहुत साल, 35-40 साल की। बिल्कुल बिल्कुल। संजय कुमार जी, आपको पूरे नाम क्या है? पूरे नाम मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे दक्ष हमारे बाहर बैठे युवा कलाकार हैं, और बहुत सारे रिसर्च करते हैं और उस पर लिखते हैं। ये वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जानकारी कलाकार जो बीएफए एमएफए अलग अलग जगह कर रहे हैं, वो आते हैं जब डिजेटेशन और थीसिस लिखने के लिए, तो इस वीडियो के माध्यम से उनको पूरा इंटरव्यू मिल जाता है। फिर वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, ठीक है ना? आप पूरा नाम जो लिखते हो वो बताइए। और दूसरा, आपका बीएफए कहाँ से, आपने बोला दिल्ली से की, उस वक्त कौन कौन से गुरु थे आपके जिससे आपको प्रेरणा मिली और काम में आपको लगा कि जहाँ से मेरा सब्जेक्ट और ग्रोथ कर सकता है? मेरा नाम तो मैं जो मेरा मतलब शुरू से लिखता आता हूँ वो तो मेरा है संजय कुमार जी। और मतलब नाम के पीछे भी यही है कि रिसेंटली मैंने इसी साल 2026 में ही अपने नाम के आगे मैंने एम संजय कुमार स्टार्ट किया है लिखना। जो फेसबुक इंस्टाग्राम है अभी आपका, उसमें वो संजय कुमार से ही लोग अच्छा, जानते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैं अपने साइन में भी अब एम ऐड किया है मैंने। एक्चुअली एम मेरे मतलब फादर का नेम मथुरा प्रसाद था, तो मैंने अपने नाम के आगे उसमें एम संजय कुमार स्टार्ट किया है। और फिर मतलब आपने जैसे पूछा कि मेरा कॉलेज, तो मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएफए किया हुआ है। और मैं जब बीएफए कर रहा था तो मेरा सौभाग्य था कि उस टाइम जो मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट में फैकल्टी मिली, तो मेरी टीचर जो थी एचओडी वो थी अनुपम सूद, आपके जय झरोटिया जी थे, राजीव लोचन, कंचन चंदर, अभिमन्यु, पवार सर। और ये मुझे अच्छा रहा कि मेरे टाइम पे बहुत अच्छे टीचर मुझे मिले, जैसे कि मेरी एस्थेटिक टीचर थी अलका पांडे, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में मेरी टीचर थी सीमा
जो कि काफ़ी अच्छा लिखती भी हैं। तो ये मेरा अच्छा सौभाग्य था उस टाइम। और कॉलेज ऑफ आर्ट भी मतलब उस समय बहुत नाम था और नाम काम था भी और था। क्राउड भी नहीं था। लिमिटेड हम लोग भी उसी टाइम पे थे उधर। हाँ, लिमिटेड डिपार्टमेंट थे, तो काफ़ी अच्छे से हम अपने सीनियर के संग भी बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन कर पाते थे। और काफ़ी अच्छा एक टाइम था वो। मगर कहें कि जो लर्न किया या सीखा या आज जो भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे पीछे से बहुत हमारे सीनियर और गुरु लोगों से मिला हुआ है। एक बार फिर पीछे ले जाता हूँ। आपने बोला कि ये जो टीचरों के आपने नाम लिए, तो जी। ज़्यादा किससे प्रेरणा मिली जो पेंटिंग के सब्जेक्ट को ही लेकर आपको दिशा दिखा रहे थे, मार्गदर्शन आपका कर रहे थे? पेंटिंग में मेरी सबसे ज़्यादा मेरा जो कम्युनिकेट मतलब मैं जिसके साथ मैंने टीचर के ज़्यादा टाइम स्पेंड किया वो अनुपम सूद जी के साथ किया। क्योंकि कॉलेज में उस टाइम पे पेंटिंग वाले सब्जेक्ट में एक सबसे सब्जेक्ट होता था जो कि प्रिंट मेकिंग या आप लिखो या ऑप्शनल था। तो मेरे पास प्रिंट मेकिंग में एचिंग था। तो वो 3 साल तक वो मतलब मैं अनुपम मैम के साथ ही रहा। और वो उसमें सिर्फ 6 या 7 बच्चे सिलेक्ट होते थे। और मतलब कि तो वो जो टाइम था, तो उस टाइम में जो अनुपम सूद मैम के साथ उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया, कैसे उन्होंने डेवलप किया, बाहर गए, क्या क्या टेक्निक काम, और वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया उस टाइम में। क्योंकि वो इस मामले में बहुत अच्छी थी कि जो स्टूडेंट उन्हें कैपेबल लगते थे और जिनको लगता था कि उन्हें गाइड करना, तो वो बिल्कुल फुल 100% देके उन्होंने बहुत अच्छे से बताया आर्ट और अपने डिपार्टमेंट प्रिंट मेकिंग और सब के बारे में। तो और फिर वो पर्सनली एक उनसे बहुत अच्छा बाउंडिंग रहा और वो अभी भी है। और अभी तक वो कहीं ज़रूरत होती मार्गदर्शन मिल जाता है। मित्रों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं हम संजय कुमार जी के द्वारा बनाए गए चित्रों की। कुछ इस तरह। अजीब मुजब्बर जनाब एम संजय कुमार की जिंदगी के झरोखों से झांक कर देखें तो जिंदगी भर फन के समंदर में डूबे रहने वाले इस फनकार ने अपनी निजी जिंदगी भी दरिया दिली से जिया और फन की हर कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास किया। इस फनकार ने अपने मंसूबों को कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश की और आज भी ये अपनी जिंदगी की इस मेहनत को आगे लेकर चल रहे हैं। जनाब एम संजय कुमार जी का पसंदीदा रंग वैसे तो काला है। काले रंग को ही इन्होंने मुसव्वरी का इजहार का वसीला बनाया है। मुसव्वरी के लिए बेशुमार रंग किसी भी फनकार के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन जनाब एम संजय कुमार जी ने अपने सभी रंगों के इजहार मजबूत वसीला बनाया है जो इस इंसान की ज़िंदगी में तहदार होती है। रंग बहुत सारे टोन व ढेर सारी शेड होती हैं जो मुसव्वरी में परत पर परत लगाते हैं। उसके तर्ज पे कई नामदार मुसव्वरी कलाकारों की तर्ज की झलक नज़र आती है, लेकिन इन सब को अलावा भी इनकी एक अलग अंदाज और फिक्र है जो इसकी तहकीकात में साफ नज़र आती है। और यही अंदाज और फिक्र एक अलग सना बख्शता है और यही सना एक ऐसी सना जो इन्हें बहुत सारे मुसव्वरों की कतार में खड़ा करने के बावजूद इन्हें एक अलग वजूद बख्शती है। जाहिर है ये सना और वजूद भी अरसे तक ताजमाइश के बाद पैदा होता है, लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत हिंद ने इन्हें बहुत से इनामातों से नवाजा और बहुत सारी इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शनियाँ भी की। मुसव्वरी के रास्ते पर ताजमी पर इनके कदम बड़े इस्तेकाम से आगे बढ़ते रहे और इन्होंने इस सफ़र में ज़िंदगी के बहुत सारे नशे बखराज से बेचैन नहीं हुए। इनकी तमन्ना और वसीला इश्तिहार बनी रही। जिंदगी भर ये फन के समुंदर में ही
डूबे रहने वाले इस फनकार ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने फन को ही इजहार मजबूत वसीला बनाया और लगातार अपना काम करते रहे और देश विदेशों में अपनी प्रदर्शनियां लगाते रहे और आज भी वे लगातार प्रदर्शनियां कर रहे हैं और कई सारे नामी ग्रामी कलाकारों ने इनके काम को सहारा। अब एम संजय कुमार ने कई नामी ग्रामी कलाकारों के साथ भी प्रदर्शनियां लगाई और जब भी मौका मिला इन नामी ग्रामी कलाकारों के साथ अपने कार्य पे डिस्कशन करने का मौका कभी भी उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। मिस्टर एम संजय कुमार बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं। कभी भी इनके चेहरे पे शिकस्त की नज़र नहीं आती और हमेशा एक हल्की सी मुस्कान से लोगों का स्वागत करते हैं। मित्र और गुरुजन की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और जहाँ भी वे जाते हैं अपना एक माहौल तैयार कर लेते हैं। अपना बिल्कुल कोशिश ये करो कि बिल्कुल टोटली आप अगर आप राम बनाना चाहते हो तो आप जो फील करते हो अपने वो वाला कुछ बनाओ। आपको मतलब कि उसमें जो मज़ा आया ना वो एक अलग बात है। मतलब कि स्किल आपके पास है जैसे, लेकिन बस उसको यूटिलाइज कर। एम संजय कुमार जी, आपका किस विषय को लेके आप काम करते हैं और उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर था और कौन सी मीडियम व टेक्निक का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़रा संक्षिप्त में बताइए। तो मेरा शुरू से ही मैं वैसे तो ड्राइंग स्केचिंग मेरा मेन रहा है, क्योंकि मैंने जब सीखना स्टार्ट किया तो मुझे पता था कि ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो जो भी मुझे गाइड कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपको ऑब्जर्वेशन के लिए स्केचेस करना। तो मैंने हर एक पब्लिक प्लेस पे जाके जगह जगह एनिमल, ह्यूमन फिगर, कॉम्पोजिशन, रिक्शा, सब बहुत स्केचेस किया। फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ कलर की साइड में, तो मेरा मतलब फेवरेट में वैसे वाटर कलर मैंने बहुत किया फिर, क्योंकि वो फास्ट मीडियम था। तो जगह जगह जाके इन्वायरमेंट को कैप्चर करने के लिए वो मीडियम बहुत ही कंफर्टेबल होता था। एक तो हैंडलिंग और दूसरा कि आप आधे से 1 घंटे में एक पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वाटर कलर। फिर लेकिन एकेडमी किया या कॉलेज ऑफ आर्ट में तो वहाँ पर हर एक मीडियम की हमें नॉलेज दी जाती है। तो फिर मैंने सारे मीडियम को अच्छे से सीखा। फिर मैंने ऑयल में भी काम किया, एक्रेलिक में भी, लेकिन अभी तक मैंने मोस्टली एक्रेलिक में बहुत काम किया हुआ है जो मेरा पेंटिंग है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 2025 के बाद से फिर मैंने ऑयल को फिर से स्टार्ट किया है और मोस्टली मेरी जो एब्स्ट्रैक्ट सीरीज़ अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ऑयल में मोस्टली है। और ड्राइंग एक मेरा पार्ट है कि मैं जब भी अपना पेंटिंग एग्जीबिशन या कुछ करता हूँ तो ड्राइंग उसमें होते हैं। तो कॉन्टे, चारकोल, पेंसिल, ड्राइंग भी करता हूँ। अब तक आपने कहाँ कहाँ एग्जीबिशन की, स्टेट, नेशनल व इंटरनेशनल? मेरी शुरुआत तो मैंने जब कॉलेज पास आउट किया तो उसके बाद एक अच्छा रहा मेरे लिए कि मुझे ललित कला एकेडमी के द्वारा पहले मेरा प्लान था कि मैं मास्टर करूं, लेकिन जब मुझे 2006 में गढ़ी ग्रांट स्कॉलरशिप मिला तो फिर मैं गढ़ी में आ गया और फिर वो एक रिसर्च ग्रांट की तरह होता है। तो फिर मुझे मास्टर्स में जो करता मैंने गढ़ी में रह के वो स्कॉलरशिप टाइम में किया। फिर इधर एक अच्छा इन्वायरमेंट था, काफ़ी अच्छे सीनियर आर्टिस्ट थे। तो फिर करते करते मैंने गढ़ी में 3 साल स्पेंड करे और फिर वहाँ से निकलते मैंने अपना सबसे पहला शो मैंने त्रिवेणी में सोलो शो एग्जीबिशन किया। जैसे इनॉग्रेट श्री केशव मलिक जी ने इनॉग्रेट किया था और उन्होंने काफ़ी सराहा था मेरा शो। और उसके बाद फिर मेरा शो बॉम्बे में जहांगीर आर्ट गैलरी में हुआ। फिर मैंने 4 बार जहांगीर में सोलो किया है, ललित कला एकेडमी किया है सोलो शो, फिर मतलब चंडीगढ़, मतलब
इंडिया के मोस्टली स्टेट में काफ़ी शोज हुए हैं मेरे, अराउंड मेरे अभी तक 14-16 होंगे। और ग्रुप तो मतलब चलते ही रहते हैं, वो तो काफ़ी काउंटिंग इतना नहीं है। और इंटरनेशनली मेरा मैं तो शो तो हुए हैं, जैसे दुबई हुआ है, आपका जर्मनी हुआ है, लेकिन वो मतलब किसी गैलरी के थ्रू हुए हैं या किसी क्यूरेटर के थ्रू हुए हैं। तो इंटरनेशनली भी मेरा काम काफ़ी सेल हुआ है, मतलब कनाडा काम गया है, पेरिस गए हैं, काम काफ़ी सेल होके। अभी तक आपको कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे अवार्ड, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, जरा संक्षेप में बताइए। तो एक तो गढ़ी ग्रांट स्कॉलरशिप मेरी फर्स्ट अचीवमेंट यही थी। लेकिन इस कॉलेज टाइम में भी मुझे मोदी कैलेंडर जो एक निकालते थे मोदी कंपनी, उनका उसमें भी मेरा कैलेंडर सेलेक्ट हुआ। इसके बाद BNMA का कॉलेज टाइम में मुझे अवार्ड मिला जो राजीव गांधी जी के नाम पे निकलता था। फिर आपका मुझे IFEX का अवार्ड मिला ड्राइंग में। फिर पेंटिंग में भी मुझे IFEX अवार्ड मिला। फिर मुझे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अवार्ड मिला पेंटिंग में। और इस तरीके से पार्टिसिपेशन तो है ही नेशनल और इंटरनेशनली। अब तक कहाँ कहाँ सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में आपका कार्य लगा हुआ है, जहाँ आपने हाल ही में बोला कि काम मेरे सेल हुए हैं? जी, जरा उसके बारे में बताइए। तो जैसे कि अपने दिल्ली की जो संस्थान है, ललित कला एकेडमी, आपका IFEX, आपका साहित्य कला परिषद, इसके अलावा जो प्राइवेट कलेक्टर हैं जैसे राय फाउंडेशन, और तो इन सब जगह तो है ही। और इसके अलावा दिल्ली के बाहर भी, जैसे कि पेरिस में, और आपका बॉम्बे में, आपका चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, तो काफ़ी जगह ऐसे कलेक्शन में हैं। एम संजय कुमार जी, आप काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि आप गढ़ी में पहले भी आते थे, अब भी आते हो, और आज किस विषय के आप सिलसिले में आए आप? गढ़ी मतलब अगर कहें तो मतलब जैसे कि मेरे लिए, अगर मेरी ज़िंदगी को बनाने वाले या आर्ट में आज जो भी कर पा रहा हूँ, इसकी सबकी जो भी मुझे नॉलेज मिली है, तो जितना महत्व मेरे लिए कॉलेज ऑफ आर्ट का है उतना ही महत्व मेरे लिए गढ़ी का है। क्योंकि वो टाइम मेरा एक बहुत ही, जैसे एक स्टूडेंट का होता है, बहुत स्ट्रगलर का टाइम था। और उस टाइम में मुझे गढ़ी का जो सपोर्ट, गढ़ी ग्रांट मिली, उस टाइम पे मैंने फिर यहाँ रह के जो काम किया, एक्चुअल में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। और सबसे ज़्यादा अगर कहें कि एक आर्टिस्ट के लिए अगर कोई इतनी अच्छी प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट की जो गढ़ी जैसी हो, तो नो डाउट कि एक आर्टिस्ट के लिए स्ट्रगल बहुत इजी हो जाता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि गढ़ी ने, नो डाउट कि उसे, उनको मैं कभी भी मतलब डिनाई नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता वो टाइम को, जब मैंने अपने आप को एज ए काम में तो बहुत ग्रोथ किया ही, और मुझे जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स की ज़रूरत थी वो भी मुझे गढ़ी से बहुत प्राप्त हुई। और मेरी सिंसियरिटी और मेरे मतलब गढ़ी में मेरे सिंसियरिटी और काम को देखते हुए इन्होंने मुझे एक्सटेंड किया। स्कॉलरशिप 1 साल की होती है, लेकिन उन्होंने मुझे 2 साल तक और एक्सटेंड किया एज ए स्टूडियो फैसिलिटीज़, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी यहाँ पे सीखा। और जो यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात करें तो वो जो मेरे टाइम में मतलब 2006 से 10 तक मैंने यहाँ टाइम स्पेंड किया है सिंसियरली, रेगुलरली, तो वो टाइम में जो एक इन्वायरमेंट था वो मतलब पहले में और अब में आपको क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए इसको और बेटर करने के लिए? आपने दोनों दौर देखे, पहले का भी देखा, अभी का भी। आप पहले का तो बता सकते हैं कि मैंने ये सीखा, ये किया, और अब का जो लोगों का बिहेवियर है वो कैसा है? देखिए, इतना ज़्यादा तो वैसे नहीं होता आना अब, क्योंकि कमी आते, लेकिन फिर भी जितना मैं आज भी आया हूँ, इससे पहले भी कई बार आया हूँ, तो मैं जो देख रहा हूँ वो यही है कि एक तो मतलब कि
मतलब कि आर्टिस्ट मतलब बहुत कम काम करते हुए दिखते। जैसे पहले था कि मतलब बहुत पैशन के संग सारे आर्टिस्ट लगे रहते थे। फिर बिल्कुल सही बोला आपने। एडमिशन तो हाल ही में 160 लोगों की हुई है, तो काम तो वही 30-40 करते हैं, जो आते हैं, जो दिखते हैं जी। मेरा और आपका प्रॉब्लम नहीं है जी, हमारी जो संस्था है उनको देखना है, जो अधिकारी उच्च बड़े अधिकारी बैठे हैं उन्होंने जो करना एडमिशन के टाइम पे। हाँ, लेकिन मतलब कि ये तो है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसे बंदा जिसे स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब अपने आप में खुद मतलब इतना उसके पास है कि वो उसे स्टूडियो नहीं चाहिए। मतलब एक्चुअल में वो प्रॉब्लम मैं बस जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो यही है कि एक्चुअल में अगर जो सही नीडी बंदा है, अगर उसे स्टूडियो मिले और वो इधर पे रह के काम करे, और उसको भी चाहिए कि वो अपने, अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे वो 100% अपना दे के करे तो ही बेटर है, वरना स्टूडियो लेना। संजय कुमार जी, एक चीज़ आपको बता दूं, नए लोगों को जहाँ 300 लोगों का एडमिशन हुआ है, 150, 200 लोगों का एडमिशन होता है। नई पीढ़ी के लोग जो हैं वो टिक के काम नहीं कर रहे, ना ही उनको सर्वाइव करने के लिए ज़िंदगी में जॉब चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। वो उसी भागदौड़ में बेचारे शायद काम नहीं कर पाते। बाकी उनका क्या प्रॉब्लम रहता है, जो पुराने पहले थे वो पहले भी काम कर रहे थे, अब भी काम कर रहे हैं, कंटिन्यू वही दिखते हैं। हाँ, तो मैं आज भी आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो पुराने लोग थे उन्हीं से मैं मिला हूँ, नए इक्का दुक्का कोई मिले हैं, वरना तो पुराने लोगों से मिला हूँ, उन्हीं को मैं काम करते हुए देख रहा हूँ। और मतलब उन्हीं को देख के मुझे मतलब फील भी हो रहा है कि शायद अभी कुछ बाकी है गड़ी में, थोड़ा अगर वो रह पाए ज़्यादा टाइम तक तो। वैसे अभी संजय कुमार जी, अभी आपका जो शो है, आप आए, अभी मेरे को इनवाइट किया कि हमारा शो है उधर आना, उसके बारे में बताइए कि आप और कौशल जी दोनों आए और शो का इनविटेशन दिया हमें बोला कि वो क्या शो है, उसके बारे में बताइए, ज़रा संक्षेप में बताइए। वो एक मतलब एक क्यूरेटर हैं, उन्होंने उसे सुरमाया करके एक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया हुआ है, और वो उसके थ्रू वो शो कर रहे हैं। और उन्होंने इंडिया के हर जगह से कुछ मतलब आर्टिस्टों को सिलेक्ट करके अराउंड करीब 15 to 20 आर्टिस्ट को एक शो लगाया है स्टेनलेस आर्ट गैलरी में। और वो मतलब सिक्स उसमें आपका, कौशल जी का और भी कई लोगों का कार्य है। उसमें गढ़ी के भी 1-2 यंग आर्टिस्ट और तो अगर उधर किसी ने आना है जी जी, तो कब से कब तक है वो बताइए जरा। वो 6 से स्टार्ट है और 10 तारीख तक है। उसका टाइमिंग 11 to 7 होता है गैलरी का, और वो एक अच्छा कलेक्शन है। और मैं चाहूँगा जो भी आर्ट लवर हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्ट बायर हैं, तो वो आएँ और काम देखें। जरूर इनवाइट करता हूँ मैं आपके थ्रू। जितने भी कलाकार जहाँ दिल्ली और दिल्ली के बाहर हैं इस वक्त सुन रहे हैं हमारा ये वार्तालाप, वो संजय कुमार जी के ग्रुप शो और कौशल जी का ग्रुप शो है। ग्रुप शो तो बहुत लोगों का है, इन्होंने बताया कि उसमें इनका दोनों का काम लगा हुआ है। आप आए और एक बार संजय जी फिर बता दीजिए कि कब से कब तक है और कहाँ पर है। ये 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है अभी, और 10 तारीख तक है स्टेनलेस आर्ट गैलरी ओखला। तो सभी आप लोग आमंत्रित हैं। एम संजय कुमार जी, कहाँ कहाँ सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में आपका कार्य लगा हुआ है, जरा संक्षेप में बताइए। मेरा दिल्ली मंत्रालय में भी काम है, मेरा हरियाणा मंत्रालय में काम है, और दिल्ली की जो इंस्टीट्यूशन है ललित कला एकेडमी, ललित कला कॉलेज ऑफ आर्ट, और आपका आईफेक्स, आपका साहित्य कला परिषद, और काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब दिल्ली के काफ़ी बड़े वहाँ हैं। इसके अलावा बॉम्बे में काफ़ी प्राइवेट कलेक्शन है। इसके अलावा मेरे आपका एब्रॉड में काफ़ी कलेक्शन है, और कई प्राइवेट गैलरियों के पास भी काफ़ी वो कलेक्शन मेरा है। संजय कुमार जी, आप
अपना कार्य भी करते हैं और साथ में आप इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। अगर उसमें ज्वाइन करना हो, जहाँ क्लासेस करवाते हो, अभी करवाते हो या नहीं करवाते हो, आप उसके लिए भी बताएंगे थोड़ा सा। एक्चुअली इंस्टीट्यूट तो वो इतना मैंने कभी ऐसे, वो तो एक लैंग्वेज में हम इंस्टीट्यूट से यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मेरा स्टूडियो है और जहाँ मैं काम करता हूँ। एक्चुअली इसकी भी शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी आर्ट फील्ड में आने के लिए, और कैसे मैं इसमें पढ़ाई करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, या इसके लिए कैसे प्रिपेयर करूँ, तो वो जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी, और उन प्रॉब्लमों को मैंने बहुत बहुत ज़्यादा फेस किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये रह गया कि मैंने सोच लिया था कि उसी टाइम की मैं कम से कम जो मैंने अब इसमें एक सीखा है कि आर्ट में आर्टिस्ट कैसे डेवलप करता है, कैसे वो आगे इसमें कुछ कर सकता है, या इसकी क्या इंस्टीट्यूशन है, कि इसमें कैसे एक आर्टिस्ट बनने का जो प्रोसेस है उसको कैसे होना चाहिए। तो मैंने फिर इसको मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। फिर टीचिंग मतलब मैंने बहुत अच्छे से किया, और मैंने कभी भी इंस्टीट्यूशन मतलब कि कोई ऐसा नहीं कि अपना कोई। अब बहुत सारे युवा जो लड़के थे जो सीखना चाहते थे, मैंने देखा, मैंने भी बहुत सारे भेजे आपके पास, और उनका एडमिशन भी होता था, उसको आप अच्छी मेहनत करवाने का। वो मेरा आज भी है कि जो लोग मतलब आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो 100% मतलब एक इसी फील्ड को चूज करते हैं, तो मैं उन्हीं को गाइड करूँ जो प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहते हैं। मैं संजय कुमार जी, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो क्या नंबर है आपका, जो कोई आना चाहता है? हाँ, मेरा नंबर तो फ़ोन नंबर जो है 9811239592, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे स्काई मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम है। लोगों ने मतलब जब मैं सिखाता था तो संजय, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूशन का जो नाम है वो स्काई रखा हुआ है, SKAI, संजय कुमार आर्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो वो मेरा लक्ष्मी नगर में है, तो कभी भी कोई आ सकता है, वैसे भी आ सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर अपना संजय कुमार जी अपना फ़ोन नंबर रिपीट करिए। 9811239592। दोस्तों, जो दिल्ली या दिल्ली से बाहर हैं, जिनके भी बच्चे आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, अगर अच्छा कोचिंग आप चाहते हैं तो संजय कुमार से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। संजय कुमार जी, आपने फ्रीलांस कार्य किया अभी तक, उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव आए, और एक कलाकार को मजबूती के साथ टिके रहना जैसे बने रहे अभी तक आप, जरा उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। उतार चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा थे, मतलब इतना ज़्यादा कि मतलब कई बारी तो लगता था कि कॉलेज पढ़ाई यहाँ से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इतना मुश्किल था कि यहाँ पे सरवाइव करना, रहना, रेंटल निकालना, ये सब। लेकिन एक चीज़ और भी थी कि अगर हम वापस चले गए तो फिर जो हमारा एक सपना है वो मुश्किल था पूरा होना। और अगर हम देखें तो हमारे पूरे इंडिया में कुछ ही सिटी ऐसी हैं जहाँ पर आप एक अच्छा आर्ट का एनवायरनमेंट आपको मिलता है और अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलते हैं। सो वो टफ टाइम था, लेकिन बहुत ही मतलब हर तरीके का स्ट्रगल को फेस किया। मतलब उस समय अर्निंग के लिए हम कॉलेज टाइम में जैसे पार्टीज़ में पोर्ट्रेट करना, ये करना, मतलब फ्रीलांस में वॉल पेंटिंग करना, इस तरीके के हर फेस को फेस किया है। और मोस्टली वो ऐसा नहीं है कि वो जो भी एक सही तरीके से काम कर रहा है, मोस्टली लोग ये फेस करते हैं। इसमें सरकार को क्या सपोर्ट करनी चाहिए जो फ्रीलांस कार्य कर रहे हैं? जैसे एक बहुत ही मेरे जहन में बहुत बार आता है कि जैसे हमें इधर एडमिशन फ्रीलांसरों को बहुत सारे फ्रीलांसरों को एडमिशन नहीं होता है, जहाँ उनको स्ट्रगल के टाइम पे जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ सरकार के द्वारा मदद उनको मिलनी चाहिए कि जो कि ना के बराबर होती है। तो आपका क्या सुझाव है? क्या सरकार को क्या और प्रावधान करने चाहिए फ्रीलांसरों के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि आप ठीक है, सभी आर्टिस्ट हैं, सभी अच्छा काम करते हैं और सभी लोग सरवाइव करने के लिए अपने अपने एक कोई साधन ढूंढते हैं। तो जो फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, आई थिंक वो मतलब एक गड़ी जैसी जगह या एक एकेडमी या एक कोई स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस में होना चाहिए। सेकंड में आप ठीक है,
आप उनको भी जगह दीजिए जो जॉब में है, या उनको भी दीजिए, लेकिन वो सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फ्रीलांस है और वो कार्य कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और कोई जो जॉब के साथ अगर कोई आर्ट कर रहा है, काम कर रहा है, तो कम से कम उसके पास एक साइड सपोर्ट होता है जहाँ से उसको कम से कम अपने रहने खाने का इंतज़ाम होता रहता है। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस एक जो फ्रीलांस है, मतलब जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जो सिर्फ आर्ट पे ही डिपेंडेंट है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। एम संजय कुमार जी, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि सरकार तो बहुत कुछ नियम लागू किए हुए हैं, करते हैं, और बहुत फुल टाइम वाले जॉब वाले हैं जो 10 से 5 बजे 6 बजे तक सरकारी जॉब में हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी एडमिशन है जो दिल्ली से बाहर रहते हैं और महीने में एक बार आते हैं। तो आपको क्या लगता है? यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि जैसे मैं हर एक बात को बोलने से पहले खुद के ही एक्सपीरियंस को बोलता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से यही है कि उन आर्टिस्ट लोगों की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मतलब अपने आप अपने स्टूडियो चला सकते हैं, अपना स्टूडियो बना सकते हैं, जिनकी पास जगह की या घर की या काम करने की स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें उनकी भी आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें खुद ही छोड़ना चाहिए। दूसरा कि घर में जो माहौल नहीं मिलता इसलिए नहीं छोड़ते। नहीं, लेकिन अब वो एक जहाँ रह के आप मन मर्जी कर सकते हो, जो जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हो। घर में तो आप ग्राइंडर नहीं चला सकते, हथौड़ा नहीं चला सकते, स्कल्पचर के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, पेंटर के लिए भी होते हैं। बड़े बड़े फ्लैट हैं और वहाँ काम नहीं कर पाते आप, छोटे छोटे कमरे हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप आर्टिस्ट बन चुके हैं, आपने सब एक कंप्लीट कर लिया है या ऐसी इश्यूज है, तो फिर आप मतलब कि सरकारी तंत्र अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और हाँ वो तो कर सकता है। सरकार का कार्य है, सरकार करे, और जो कलाकार का काम है वो कलाकार कर रहा है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, उससे अप्लाई होता है, फिर उसके तहत एडमिशन दिया जाता है। एक सवाल कि कला में राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीति तो होनी चाहिए। कला में राजनीति नहीं है। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम किसी मतलब जब कोई एक बॉडी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है तो वहाँ पर एक सिलेक्टेड ही लोग होना चाहिए जो उसे चलाएं। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, दिल्ली राजनेताओं का शहर है और हर कोई राजनेता अपने अपनी जगह से इलेक्शन जीत के दिल्ली में आता है, और कलाकार और साहित्यकार, नाट्यकार, जहाँ जितनी भी विधाएँ हैं हमारी कला की, वो कलाकार एक बहुत दम रखता है कि आर्ट के उसमें अपने कोई भी मैसेज देना हो, एक अपने काम के थ्रू वो पहुंचाने का कार्य कर सकता है। इसमें क्या राय है आपकी? हाँ, मतलब कलाकार का तो हर एक तरीके से है, अगर वो चाहे तो अपने काम के साथ भी पॉलिटिकल आर्ट करके। एम संजय कुमार जी, आप दृश्य कला के अतिरिक्त कौन सी और ऐसे संगीत या म्यूजिक या कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो करते हैं? वैसे तो पेंटिंग, लेकिन हाँ पेंटिंग करते करते कभी मन करता है तो किशोर कुमार और अरिजीत मेरे फेवरेट ऐसे सिंगर हैं। थोड़ा गुनगुना के आप सुनाइए, हमारे जो दर्शक बाहर देख रहे हैं वो भी सुने। अच्छा हो, चलिए तो आप ये अच्छा एक टाइम है, शाम का टाइम है, तो इसी पे कुछ थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, है ना। जो कि मैं जब यहाँ था गढ़ी में तब गुनगुनाता था कभी कभी। तो इस शाम के माहौल को देखते हुए एक गाना है किशोर कुमार का, वो मैं ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों
पे तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। थैंक यू यार। मुझे एक चीज़ बताऊँ संजय जी, मुझे राजेश खन्ना बहुत मेरे फेवरेट रही। और जब तुम गा रहे थे, मैं बहुत सारे कहीं भी जाऊँ, जब घूमने जाता हूँ तो कोई बोलता है ना जहाँ राजेश खन्ना का शूटिंग हुआ था, तो मैं उधर ही रील छोटी मोटी बनाता हूँ। नहीं, बहुत आप- अच्छा जादे हैं आपके। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। संजय कुमार जी, एक और कोई गाना छोटा सा और एक और गाना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। अरे तो फिर कितने एडिटिंग ओके, छोटा ओके। है। हम लोग गढ़ी में रहे हैं, हमारा दोस्ती का काफी टाइम दोस्ती में साथ में बीता तो- कॉलेज से लेके अभी तक। तो ये दोस्ती के ऊपर हाँ, सुनाना जरूर, जरूर। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का हाल बुरा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर जलते हैं, आहा दिए जलते हैं। वाह वाह, क्या बात है संजय जी, आप तो सुपर स्तंभ निकला। अरे थैंक यू एक आखिरी सवाल, जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने कला के माध्यम से, जो दूर दराज कलाकार बनना चाहते हैं, जहाँ कलाकार बन चुके हैं, टिक के कैसे कार्य करना चाहिए, एक मैसेज है। कला एक तपस्या की तरह है कि जब तक आपने कला को तपस्या की तरह नहीं किया, आप कलाकार बनना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि कला एक तपस्या की तरह है कि जब तक आप तपस्या करेंगे तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा डिवोशन चाहिए और एक सिंसियरिटी से काम करना होगा। जब आप कला आपको अपना लेते हो, कला आप करने लगते हैं, तो उसी तरीके से होता है जैसे किसी इंसान को अपने सोल के बारे में पता लग जाए और वो वहीं पे एकदम शांत और काम हो जाता है। क्योंकि उसके बाद कोई भी सुख ऐसे नहीं होते हैं जो उसे मतलब उसके अपने काम की सेटिस्फेक्शन से जो मिलते हैं, जिसके बदले कोई दूसरा उसे दे पाए। तो कला बहुत प्यारी चीज़ है। कला मतलब कला को तुम अपना लेते हो, लेकिन कला तुम्हें अपना ले ये थोड़ा टफ काम है। उसके लिए बहुत डिवोशन और बहुत सेक्रीफाइस और आपको संयम चाहिए। बहुत मैंने कुछ तो ये छोड़ना कहा। पड़ता है ना, सब कुछ उसको पाने के लिए। सब कुछ, जैसे एक आध्यात्मिक पुरुष को मोह माया सब काम सब त्यागने पड़ते हैं, उसी तरीके से कलाकार को भी। धन्यवाद एम संजय कुमार जी, आप दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आए, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना और बहुत सारी चर्चा हुई और आपके सुपर रुस्तम, आपके गाने भी हमने सुने। धन्यवाद आपका। थैंक यू मित्रों, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे जाए। जय हिंद, जय भारत। जय।